आज कारगिल विजय दिवस के हुए 21 साल पूरे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सैनिकों के पराक्रम को किया याद। पीएम ने कहा कि उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को करती रहेगी प्रेरित। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया देश की जनता से संवाद। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोगों से सेना का सम्मान बढ़ाने का किया आग्रह। पीएम ने मन की बात में कहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। कोरोना से बचाव के लिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। ग्रामीण क्षेत्रों ने देश को दिखाई नई दिशा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,260 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 41,681 लोग कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 23,921। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में जीत हासिल की थी। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अपने अदम्य साहस से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। कारगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए 2 महीने तक लड़ा गया था, जिन्होंने द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में राष्ट्र की रक्षा के लिए भारत के 527 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमारी सेना की बहादुरी और साहस के कारण कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की निडरता, दृढ़ संकल्प और असाधारण वीरता का प्रतीक है। मैं उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र सदा के लिए उनका और उनके परिवारजनों का कृतज्ञ है। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को याद करते हैं, जिन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पीएम ने इस मौके पर एक वीडियो को भी साझा किया।
26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, लखनऊ के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ महापौर संयुक्ता भाटिया शहीद सैनिकों की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोविड-19 महामारी के चलते कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम के मन की बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता के साथ संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम की 67वीं कड़ी को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना वायरस के प्रभाव, मानसून के कारण आई बाढ़, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने आज मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सेना का सम्मान करने और उनके मनोबल को बढ़ाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। युद्ध केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। हर देशवासियों को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। पीएम ने देशवासियों को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया और कहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए
उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। पीएम ने कहा, कोरोना काल में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांव से स्थानीय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियां तो आई हैं, लेकिन लोगों ने डटकर उनका मुकाबला किया है। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाना है। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम के द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करने की बात भी कही। मन की बात एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जिसमें बात करते हैं लोगों से, मन की बात कहते हैं। इस कार्यक्रम में काशी के लोगों ने भी सुना और वो इसको किस तरह से लेते हैं हम बात करेंगे। यहाँ एक छात्रा हैं जिन्होंने मन की बात को सुना है, उनसे बात करेंगे। तो आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? मेरा नाम आलसी सिंह है। मैं डिग्री कॉलेज से BSc सब इंडिया की स्टूडेंट हूँ। मैंने मोदी जी की मन की बात सुनी, जिस तरह से उन्होंने अदर स्टूडेंट जो भी कई जो उनसे साउथ, जो हरियाणा, यूपी सबसे बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊं ताकि मेरी भी उनसे ऐसी बात करें। आज प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरोहा के उस्मान सैफी से बात करने पर उस्मान व उसके परिवार में खुशी का माहौल है। उस्मान ने इसे अद्भुत क्षण बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को महान व्यक्तित्व बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से बात होने के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करना उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है। अमरोहा जिले के धनौरा निवासी उस्मान सैफी ने इसी वर्ष CBSE बोर्ड की इंटर की परीक्षा 97.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मेहनत पर विश्वास करने वाले उस्मान ने हाई स्कूल परीक्षा में भी 93% अंक हासिल किए थे। उसके पिता कबाड़ की दुकान करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में उस्मान सैफी ने पीएम की बात देखकर पूरे जिले में उल्लास छा गया और सोशल मीडिया पर भी बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे परिवार और शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुझसे विभिन्न तरह के प्रश्न किए, मेरे क्लास 12 के रिजल्ट के विषय में पूछा, मेरी कामयाबी का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हो, खाली समय को किस तरह से यूटिलाइज करते हो आदि प्रश्न किए। उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया हो। इट वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज लखनऊ में अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,260 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 23,921 है। प्रदेश में अब तक 41,681 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब तक प्रदेश में 1,446 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 449, कानपुर में 202, वाराणसी में 145, बलिया में 128, गौतम बुद्ध नगर में 110,
गोरखपुर में 107, मुरादाबाद में 103 और बरेली में 101 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटों में नए केसेस की संख्या है 3260। इस प्रकार एक्टिव केसेस अब कुल हो गए हैं 23,921। डिस्चार्जेस की संख्या है 41,681 और डेथ्स की संख्या है 1,446। कल सैंपल्स जो टेस्ट किए गए हैं उनकी संख्या है 31,881। स्मरण रहेगा कि परसों ये 57,000 थे, तो 57,000 से बढ़ करके अब 31,881 टेस्ट कल किए गए हैं और टोटल टेस्ट 18,34,297। संत कबीर नगर के बागनगर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सभा चोरहा के 71 वर्षीय अब्दुल अहद जो कुछ दिन पहले दिल्ली से वापस आए थे, उन्हें मेडिकल टीम गांव में आकर कोरोना जांच के लिए जिला चिकित्सालय में बने कोविड-19 वार्ड ले आई और उनके सैंपल जांच के लिए गोरखपुर भेज दिया गया। अब्दुल अहद की पहली रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन दोबारा जांच की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए। जनपद संत कबीर नगर का वैश्विक महामारी का पहला केस था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और ग्राम सभा चोरहा को सील कर दिया गया है। अब्दुल अहद ने बताया कि क्वारंटाइन के दौरान उन्हें और उनके परिवार को पहले तो डर लगा, लेकिन जिला प्रशासन और मेडिकल टीम ने उनका हौसला बढ़ाया, जिससे हमें इस उम्र में वैश्विक महामारी कोरोना जैसी बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीतकर घर वापस आ गया हूं। अब्दुल अहद का कहना है कि हिम्मत और हौसला बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। जब मैं इस उम्र में कोरोना से बचकर आ गया तो और लोग क्यों नहीं आ सकते। उन्होंने कहा भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इंतजामों की अब यहाँ से मुझको उठा करके खलीलाबाद ले गए। अब वहाँ जो है चेक हुआ जो है तो मेरी जो है सब की आया ठीक आया जो है, कोई बात नहीं थी। उसके बाद फिर चेक दोबारा चेक हुआ जो है तो कहा आपके तो पॉजिटिव आई है। तो फिर हम वहाँ से मुझको जो है मुंडरबाद में रेफ़र कर दिया गया। वहाँ मुझको कोई परेशानी नहीं हुई है। मुझे खाने पीने का रहने सहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं देती है। क्वारंटाइन के दरमियान जो है जो कुछ जो है तो सरकार की तरफ से इंतज़ाम था जो है बहुत अच्छा था। हम लोग उससे जो है बहुत खुश थे। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत उस समय चरितार्थ होती नजर आई जब पूरा देश कोरोना के प्रभाव से भयभीत और प्रभावित था। तब एक 14 दिन का बालक कोरोना पॉजिटिव हुआ और अपनी मां से दूर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेज दिया गया। इटावा में मां घर पर अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने में लग गई और वो मां की दुआओं से कोरोना वायरस पर विजय पाकर अपने घर वापस आ गया। इस परिवार के सभी 9 सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, लेकिन सभी स्वस्थ होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आ गए। हम लोग को ऐसे ही हुआ था। 9 तारीख यहाँ से हमारे हस्बैंड गए थे तो हम लोग 12 तारीख को जांच कराए थे। सो ये हम लोग 3 दिन में रिपोर्ट आई, सो हम लोग चले गए थे यहाँ से। कहाँ पे भर्ती? सैफई में। वहाँ पे सही सब इंतजाम थे, दवा ववा हर चीज़ मिलती थी वहाँ पे। हाँ, काढ़ा भी पीते थे, 2-3 टाइम काढ़ा मिलता था वहाँ पे। तो जांच कराई, जांच में और जांच करा के इसके बाद में मेदांता चला गया। मैंने कहा क्रॉस जांच भी कराएंगे, तो वहाँ भी जांच कराई हमने। तो दोनों ही एक ही टाइम लगभग 3-4 बजे दोनों के ही रिजल्ट आ गए थे पॉजिटिव। कि इटावा जिले जितनी अच्छी व्यवस्था कोरोना के मामले में मैं समझता हूँ प्रदेश में कहीं शायद हो, चाहे वो खान पान का मामला हो, चाहे वो दवाई दिलाने का मामला हो, या मरीज को धैर्य बनाने का मामला हो, हर मामले में बहुत अच्छा हमने वहाँ अनुभव किया। और मुझे लगता है कि 25% तो हम जो लोग वो हिम्मत बनाए रहे उससे ठीक हुए। मुरादाबाद के कंप्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के एक छात्र सिद्धांत कौशिक ने एक अनोखा प्रयोग करते हुए एक कोरोना कैप बनाई है जो शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन होते ही बजने लगेगी। कैप की आवाज़ इतनी तेज होती है कि कैप पहनने वाला व्यक्ति सावधान और सतर्क हो जाता है और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने लगता है। वही कोरोना कैप बनाने वाले सिद्धांत कहते हैं कि इस कैप को बनाने में उनका मात्र 350 रुपये का खर्च आया है। इस कैप में उन्होंने केवल बजर, लिथियम बैटरी, इंफ्रारेड सेंसर और सिंपल स्विचिंग का प्रयोग किया है। अगर इस तरह
कैप बड़े स्तर पर बनाए जाएं तो ऐसी कैप बनाने में खर्चा बहुत कम आएगा और कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाएगी। वहीं कंप्यूटर साइंस के छात्र के द्वारा बनाई गई इस कैप को देख उनके परिजन और उनके मित्र बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि मार्केट में आप जाएंगे वहाँ पे हॉट स्पॉट बहुत बनाने का शौक है। आपने देखा कि सामने जो है दुकान पे कोई खड़ा हुआ है और आपको ध्यान नहीं रहा कि आप दुकान के बहुत ज़्यादा करीब चले गए और वो एकदम से बीप जो आपकी कैप होगी वो अपने आप बीप कर जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि हमें इसके पास ज़्यादा नहीं जाना। सर ये है सोशल डिस्टेंसिंग कैप। जैसे आप कभी मार्केट में जा रहे हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, कोई आपकी ज़्यादा पास ना आ जाए, कोई किसी से ज़्यादा टच ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए ये कैप है। ये आप जैसे किसी के पास जाएंगे तो ये बीप कर जाती है अपने आप, जिससे आदमी को कान में इतनी इरिटेशन होती है कि वो अपने आप ही जो है पीछे हट जाता है। तो ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, लेकिन इन्हें शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं शुरू से ही। और जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से इन्हें इंस्पिरेशन था कि कुछ ना कुछ मेरे को बनाना ही है सोसाइटी के लिए। तो इन्होंने ये डिस्पेंसर बनाया था पहले, और आफ्टर दैट सोशल डिस्टेंसिंग का इतना स्कोप था कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, तो इसके लिए इन्होंने एक कोरोना कैप बनाई है, सो दैट जो प्रॉक्सिमिटी सेंस कर लेती है जो भी नियर बाय आता है। ये जो हमारा छात्र है सिद्धांत कौशिक, ये फर्स्ट ईयर का छात्र है और जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना है, तो आत्मनिर्भरता और जो भी मैन्युफैक्चरिंग या मेक इन इंडिया है या स्किल इंडिया मिशन है, वो इसी तरीके से आएगा कि जो जितने भी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एक भ्रांति है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग ही कोविड-19 से फाइट करने के लिए सक्षम है, मगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों का तो बहुत ज़रूरी योगदान है। वो तरह तरह के इस तरह के गैजेट्स जो हैं बना सकते हैं। जैसे सिद्धांत ने 3 गैजेट्स बनाए हैं। एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है जिसमें हाथ देते ही ऑटोमेटिक सैनिटाइज डिस्पेंस हो जाता है। एक ऑटोमेटिक बेल भी बनाई है जिसमें जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा घंटी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बेल बज जाएगी। और सोशल डिस्टेंसिंग कैप तो वास्तव में बिल्कुल अजूबा बनाया है उसने। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विंध्याचल मंडल की कोविड-19 के संबंध में रिव्यू बैठक अष्टभुजा डाक बंगले में ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई, जिसके कारण कोविड-19 के नए मामलों का पता चलना शुरू हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने लोगों से कहा कि कोविड-19 से अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और जांच अवश्य कराएं ताकि समय पर आपका इलाज संभव हो सके। बेड की संख्या पर उन्होंने कहा कि पर्याप्त बेड हमारे पास उपलब्ध हैं, अभी मात्र 15% का ही उपयोग किया जा रहा है, आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने जनपद में कहा कि अभी 300 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर शीघ्र ही 1000 प्रतिदिन और इसके आगे 1500 और बाद में 2000 प्रतिदिन की जाएगी। उन्होंने जन सामान्य से इसमें सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी भयभीत ना हो और अपनी जांच अवश्य कराएं। बेड है उसका मात्र 15% ही इस्तेमाल हो रहे हैं। बेड की कोई कमी नहीं रहेगी और लगातार हम इस पर निगाह रखे हुए हैं। टेस्टिंग की भी वहाँ बढ़ाई जाएगी। यहाँ अभी जो टेस्टिंग 300-400 PCR की होती है, एंटीजन टेस्ट की भी होती है, उसको बढ़ा के कम से कम 1000 पर डे किया जाएगा और आगे बढ़ा के 1500-2000 किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना साकार होने जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ विश्व भर के राम भक्तों में खुशी और आनंद हिलोरें लेने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों में भी उल्लास व्याप्त हो गया है। राम मंदिर आंदोलन के समय दिया गया नारा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब साकार होने जा रहा है। वर्षों तक चले संघर्ष, बलिदान और सदियों के सपने के साकार होने की घड़ी अब करीब आ रही है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा खुशी उन राम भक्तों को है जिन्होंने या तो अपने परिजनों को खोया है या फिर कार सेवा के दौरान स्वयं ही संघर्ष करते हुए शारीरिक क्षति उठाई है। इन कार सेवकों का कहना है कि अपने जीवन काल में संघर्ष का प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है। इससे बड़ा हमारे लिए ईश्वरीय उपहार और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आज वो क्षण जब राम मंदिर बनेगा तो हम सबों के लिए सबसे सुखानुभूति के क्षण होंगे। ये एक कल्पना अब साकार होने का समय आ गया है, पर भव्य मंदिर बने, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने, यही अपेक्षा है। अरे तो इतना आनंद लग रहा है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन काल में
राम मंदिर बनते हुए मैं देख सकता हूँ। नरेंद्र मोदी ऐसे अपने प्रधानमंत्री के होते हुए आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो राम काज का हम लोग लेकर के बढ़े थे, अपनी आंखों से हम उस श्री राम भगवान को उस मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। निजी स्कूलों में तो शिक्षा में नई नई तकनीकी का हर रोज प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षा का तकनीकीकरण कम देखने को मिलता है। लेकिन बरेली मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बेहटा चौहान के प्राइमरी स्कूल की सहायक अध्यापिका पूनम चौधरी ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ये बच्चे अपने घरों में मोबाइल के जरिए पढ़ाई करते हैं। पूनम ने अपने चैनल पर कई विषयों को अनोखे अंदाज में समझाते हुए वीडियो डाले हैं। कम समय में पूनम का यह प्रयास बच्चों में लोकप्रिय हो गया है। आज 1 करोड़ से अधिक लोग पूनम का चैनल देख चुके हैं और लगभग 1 लाख इस सब्सक्राइबर हैं। पूनम की कहानी उन लोगों के लिए एक आईना भी है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाते रहते हैं। पूनम ने दिखा दिया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है जो किसी भी क्षेत्र में बड़े से बड़े निजी स्कूलों को चुनौती दे सकते हैं। तो शुरुआत मैंने बिल्कुल चैप्टर से नहीं की, क्योंकि चैप्टर कंटेंट तक मैं जब जाऊंगी या जब मेरा बच्चा बुक्स पढ़ने जाने का, इंग्लिश सुननी उससे आदि हो, तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव नहीं किया। मैंने आदत डाली अपने बच्चों को इसी लैंग्वेज को समझने की। जब वो रेगुलर स्कूल आएंगे, उन चीज़ों से जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी भाषा को उन्होंने समझना शुरू कर दिया, वैसी भाषा उन्होंने सुन के बोलनी शुरू कर दी। और चीज़ें जो है धीरे धीरे जब पढ़ने लगे, मतलब बेसिक चीज़ें मैंने सिखाना शुरू किया, जैसे किताब कैसे पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर ट्रिक्स के माध्यम से वो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ा के प्रूफ करके दिखाया अपनी वीडियोस में, जिसमें मेरी ही कम्युनिटी के और जो बहुत सारे टीचर्स थे उन्हें उसकी हेल्प मिलने लगी। मैंने 1.5 साल से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। हाँ, इंटरनेट पे, हाँ मोबाइल पे अंशिका बहुत दिन से पढ़ती है, मैडम पढ़ाती हैं और स्कूल को बहुत आगे बढ़ाया है। बच्चों के लिए यहाँ भी मैडम पढ़ाती हैं, घर पे पहुँचती हैं बच्चों को तब भी पढ़ाती हैं, चैनल द्वारा पढ़ाती हैं। अच्छा, अब बच्चों को जानकारी देती हैं, सभी जानकारियाँ देती हैं बच्चों को, स्वास्थ्य के बारे में सब जानकारी देती हैं। अच्छा, और चैनल के माध्यम से पढ़ाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमने पढ़े भी सीखे हैं और हिंदी भी पढ़ना सीखी है, तो थोड़ी इंग्लिश भी आती है। वीडियो बनाती हैं और यूट्यूब चैनल पर डालती हैं और सारे भी बच्चे देखते हैं। हमारी मैम बहुत अच्छी हैं और ऑनलाइन से पढ़ाती हैं, हमको बहुत कुछ आ चुका है। मैम हमको मैथ भी पढ़ाती हैं और हमको बहुत कुछ आ चुका है। हिंदी गणित बहुत पढ़ाती हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल हुए पूरे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सैनिकों के पराक्रम को किया याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया देश की जनता से संवाद। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, लोगों से सेना का सम्मान बढ़ाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, कोरोना से बचाव के लिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों ने देश को दिखाई नई दिशा। पिछले 24 घंटे में 3,260 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 41,681 लोग कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 23,921। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।